मेघालय या शिलांग? मेघालय या शिलांग का पठार? मेघालय प्लेटू? चलो मेघालय प्लेटू की हम बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा इसे आप लोग, अरे घूम जाओ आगे जी, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान कर रहे हो उसको, घूम जाओ आगे। देखो इधर, ये देखो मेन प्लेटू है, ये हमारा मेन प्लेटू रीजन हो गया। सुनना ध्यान से, ये मेन प्लेटू रीजन हो गया। यहां पे देखोगे तो ये राजमहल है, समझना, ये राजमहल हो जाएगा, ये राजमहल है। उसके बाद ऐसे यहां पे आओगे तो ये वाला पोर्शन मेघालय में शिलांग का प्लेटू है या मेघालय का पठार है? अरे भाई साहब अब आ जाओ पढ़ो, ये मेघालय का प्लेटू हो गया या शिलांग प्लेटू हो गया? मेघालय या शिलांग प्लेटू? शिलांग प्लेटू। अब देखो इसमें है क्या कि ये जो रीजन था पहले, अब देखो यहां पे आपको गैप पूरा का पूरा दिखेगा, समझ रहे हो ना, ये जो रीजन था ये पूरा एक गैप है, गैप पहले हुआ करता था, ये गैप है, वास्तव में गैप नहीं है, यह एक रिफ्ट वैली। कल का टॉपिक याद कीजिए, ठीक है, राजमहल और छोटा नागपुर के बीच में क्या बैठा हुआ था? रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी, रैंप वैली बैठा हुआ था। अब एक रिफ्ट वैली बैठा हुआ था, तो यहां पे क्या है, ये मेन प्लेटू है, ये पूरा का पूरा रीजन मेन प्लेटू है, और मेन प्लेटू से ईस्ट में एक पठार है प्लेटू, इसका नाम शिलांग प्लेटू है, और ये गैप से, एक वैली से अलग होता है, ठीक है, और इस गैप का नाम है राजमहल गैरो गैप। नाम सुना है क्या? इसका नाम है राजमहल गैरो गैप। आज आपको गैप दिखेगा ही नहीं, याद रखना, आपको आज अगर उस रीजन में जाओगे तो उस रीजन में आज आपको गैप दिखने ही वाला नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन रीजन दिखेगा। रीजन इसका क्या हुआ कि यहां से आई गंगा, कौन आई यहां से? गंगा, और गंगा आकर के कहां गिरी? बंगाल की खाड़ी में। और गंगा ने क्या किया, अपने सेडिमेंट से पूरे के पूरे गैप को क्या कर दिया, पूरे के पूरे गैप को फिल कर दिया। जहां पे पहले कभी गैप हुआ करता था, आज वो रीजन गैप नहीं, आज वो रीजन कैसा रीजन है? प्लेन रीजन है। कैसा रीजन है? प्लेन, उस समतल प्रदेश है। तो ये गैप आपको दिखेगा नहीं, बस इतना आपको मानना है यहां पे गैप है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये गैप अगर दिखता है पता कैसे चला? देखो है क्या, ये साउदर्न प्लेटू है ना, साउदर्न प्लेटू हमने और आपने जाना ये लावा प्लेटू है। कैसा प्लेटू है? लावा का प्लेटू है आपका। और इसी का पार्ट शिलांग है, तो शिलांग भी किसका पार्ट होगा? लावा का। तो बताओ इसके बीच में मेन प्लेटू और शिलांग, इसके बीच में भी तो लावा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, इसके बीच में जानते हो आगे क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें। याद करो, क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें, क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानों का मतलब गंगा। कौन सा रीजन है? गंगा। तो अगर इसके बीच में क्वार्टरनरी क्रम की चट्टानें अगर आ गई, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यहां पे नई चट्टानें बनी है। कौन सी चट्टानें? नई चट्टानें। और पुराना जो गैप था वो कब दिखेगा? जब इस मिट्टी को क्या किया जाए? हटाया जाए, तब यहां पे गैप दिखेगा। इसी गैप का नाम रखा गया है राजमहल गैरो गैप। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो शिलांग का प्लेटू है वो मेन प्लेटू से किससे अलग हो रहा है, तो क्या बोलोगे? राजमहल गैरो गैप। ये इसको सेपरेट करता है। क्या करता है? सेपरेट करता है, ये इसको डिवाइड कर देता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मेघालय का जो प्लेटू है वास्तव में इसे माना जाता है कि जो मेन प्लेटू है, समझिए, जो मेन प्लेटू है, जो मुख्य पठार है, इस मुख्य पठार का एक्सटेंडेड फॉर्म है। सुनिएगा, ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, इसका एक्सटेंशन है, इसका विस्तार है। क्वेश्चन ये उठा कि इसका विस्तार मेघालय में कैसे चला गया?
क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि ये प्लेटू है, आपका प्लेटू है, यहाँ पे लावा का पठार बना। तो लावा तो ये साउथ इंडिया में था, तो फिर ये लावा नॉर्थ ईस्ट में कैसे चला गया, ये जानना बड़ा जरूरी है। सोचो जरा 1 मिनट, ये जो लावा है नॉर्थ ईस्ट में कैसे गया, समझो। ऐसे देखना, याद करो मैंने आपसे बोला था कि एक इस रीजन में आपका अपलिफ्टमेंट हुआ था, उत्थान हुआ था, याद आ रहा है? ऐसे समझो, ये देखो, ये हाथ ऐसे है, ठीक है, और इस पे धक्का लगा और ये ऐसे शिफ्ट कर गया। तो यहां वाला जो लावा है यहीं पर रहेगा या बताओ आपका मूव करता हुआ आगे जाएगा? तो बताओ, ये वाला लावा यहां पे आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट था, ठीक है, यहां से लावा का दरार बना और लावा फ्लो करता चला गया। विस्तार बताओ, हमारा जो स्लोप है वो पश्चिम से किधर की तरफ है, पूरब की तरफ। तो ये लावा पश्चिम से फ्लो करके कहां जाएगा, पूरब की तरफ। इसीलिए ये लावा पश्चिम से फ्लो करके कहां पहुंचा, मेघालय की तरफ पहुंचा, और मेघालय की तरफ पहुंचा, जम गया और वहां पे एक नए पठार को जन्म दे दिया। वास्तव में अगर देखोगे ना, तो ये जो पठार है, ये पठार वास्तव में 3 छोटी छोटी पहाड़ियों का कॉम्बिनेशन है। एक गारो है, एक खासी है और एक जयंतिया है। वास्तव में 3 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। क्या है ये? 3 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इसी का कॉम्बिनेशन, इसी का तो क्या है, समुच्चय है, इसी का समूह आपका कहलाता है शिलांग का पठार। क्या कहलाता है? शिलांग का पठार। अब देखो, गारो, खासी, जयंतिया वास्तव में ये पठार है। आपको पता है कि जो मेन प्लेटू है वो एक प्लेटू ना होकर छोटे छोटे प्लेटू का क्या है, समुच्चय, आपका समूह है। तो वैसे ही मेघालय छोटे छोटे पठारों का क्या है, समूह है। अब जिस पठार पे जो जनजाति रहती है उसके नाम पे उसका नाम रख दिया गया। गारो, खासी, जयंतिया ट्राइब्स का नाम है। किसका नाम है? ट्राइब्स, जनजातियों का नाम है। और ये ट्राइब्स जहां जहां रहते हैं उसी के नाम पे उसका नाम क्या रख दिया गया, आपका पर्वत। गारो, आप जहां पे गारो ट्राइब्स रहती है वो गारो हो गया, जहां पे खासी रहती है वो क्या हो गया, खासी, जहां पे जयंतिया रहती है वो क्या हो गया, जयंतिया। आरितिवास में तो गारो, खासी और जयंतिया 3 पर्वतों का समूह है। अब इसमें 3 जो पर्वत हैं, समझो, ये जो 3 जो पर्वत है, ये पर्वत एक विशेष प्रकार का शेप बनाते हैं। समझो, ये कीपनुमा या ये समझो वेज शेप, अभी दिखाऊंगा आप, वेज शेप बनाते हैं, या ये उल्टा भी शेप का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं ये भी हम देखते हैं। देखो, 3 जो पर्वत है, ये पर्वत ऐसे हैं। यहां पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा गारो। सबसे पहले आपको यहां पे गारो मिलेगा, ये गारो है। अगर आपके पास एटलस है, देखना चाहें तो देख भी सकते हैं, मेघालय में जाकर के गारो, तो यहां पे आपको गारो मिल जाएगा। फिर यहां पे एक पर्वत है, ये पर्वत है खासी, ये पर्वत आपको खासी मिल जाएगा, खासी। और यहां पे ऐसे बैठा हुआ एक पर्वत है, बिल्कुल एक साथ बैठा हुआ, ये जयंतिया है। ये 3 पर्वतों का शेप कुछ ऐसा बना हुआ, गारो, खासी और जयंतिया, ठीक है ना। गारो, खासी और जयंतिया 3 पर्वतों का शेप कुछ ऐसा बना हुआ, एक गारो है, एक खासी और दूसरा क्या है, जयंतिया है। अब देखो, इसी को बोलते हैं भी शेप या वेज शेप बोलते हैं। ऐसे देखोगे तो ये पूरा का पूरा शेप ऐसे बना हुआ है, ऐसे, इसी को हम बोलते हैं भी शेप बोलते हैं, इसी को हम वेज शेप बोलते हैं, ठीक है। अब देखो है क्या यहां पे कि इस रीजन को देखोगे, देखो आपका वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट ब्लॉक है। क्या है यह? ब्लॉक है। और यहां बैठा है बे ऑफ बंगाल, समझना, यहां पे बैठी हुई है बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी बैठी हुई है आदिवासी में। अब बंगाल की खाड़ी अगर बैठी हुई है तो एक रास्ता ओपन है बस, और रास्ता साउथ वाला ओपन है। यहां से बे ऑफ बंगाल से विंड एंट्री करती है। क्या एंट्री करती है? विंड एंट्री करती है। यहां पे केवल और केवल विंड को एंट्री करने का बस आपका रास्ता है, बस केवल एंट्री कर सकते हो बस, क्योंकि आपका ये कैसा बना हुआ, उल्टा कैसा बना हुआ, भी शेप बना हुआ है। तो यहां पे केवल एंट्री करने का आपको रास्ता है, और एक बार आप एंट्री कर गए तो बाहर नहीं निकल सकते। और ये जो विंड आ रही है, कहां से आ रही है बताओ? ये जो विंड होगी, आप बताओ, आप लोग, ह्यूमिड होगी कि ड्राई होगी? तो जैसे ही बताओ आपका इस सिस्टम में एंट्री करेगी, अपने फुल कैपेसिटी के साथ रेनफॉल कराएगी कि नहीं कराएगी? तो फुल कैपेसिटी के साथ क्या करा देती है? रेनफॉल या वर्षा करा देती है। और यहां पर दुनिया का मैक्सिमम रेनफॉल रिकॉर्ड होता है।
याद रखना, मैक्सिमम रेनफॉल। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठा कि ठीक है मैक्सिमम रेनफॉल की हम बातें कर लेते हैं, आपका की बातें कर लेते हैं। अब 3 पर्वत हैं, यहां पे 3 पर्वत हमें दिख रहे हैं। एक का नाम गारो है, ये मान लीजिए गारो हो गया, ये हुआ आपका खासी हो गया, और ये हो गया जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया 3 पर्वत हो गए, और ये विंड अंदर एंट्री कर रही है। तो मुझे बताओ, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इन तीनों पर्वतों में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? तो याद रखना खासी। कहां पर होती है? खासी, क्योंकि विंड सीधे जाके कहां पे टकराती है? खासी से। तो खासी पर मैक्सिमम रेनफॉल होती है, और अनुमान है कि यहां पे लगभग 1100 से आपका 1100 टू 1200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन किसी एक दिन, किसी एक हफ्ते, बस पूरे साल नहीं, किसी एक दिन या किसी एक हफ्ते ऐसा हो जाएगा। और ये जो खासी पर्वत है, इसी खासी पर्वत के पास 2 प्लेस स्थित है। एक का नाम है चेरापूंजी, और एक का नाम क्या है? मानसिन राम। ठीक है, अब आप जब भी एग्जाम देने जाइएगा उस साल का डेटा निकालिएगा और देखिएगा कि मैक्सिमम रेनफॉल चेरापूंजी में रिकॉर्ड किया गया है या मानसिन राम में। आईवा अवसर में रिसेंटली की अगर हम बातें करें तो पिछले साल के मानसून की बातें अगर करें तो पिछले साल की मानसून की रिकॉर्ड है कि चेरापूंजी में ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड किया गया। उसके पिछले साल की बातें करें तो मानसिन राम में रिकॉर्ड किया गया। चूंकि अभी मानसून आएगा, अभी मानसून क्या करेगा? आएगा। मानसून जब आएगा तो फिर से नया डेटा निकल करके आएगा कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे हुई। तो जो भी आपको डेटा मिलेगा, मानसिन राम मिलेगा तो मानसिन, और चेरापूंजी मिलेगा तो चेरापूंजी। वो डिपेंड करता है कि उस समय कहां पे, दोनों बिल्कुल आसपास हैं। तो कभी मानसिन राम में ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड होती है तो कभी चेरापूंजी में ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड होती है। क्लियर है ना? आप बताओ क्या पूछ रहे थे? मानसून के टाइम में ना, पूरे ईयर में नहीं, स्पेशली क्या कहते हैं जब मानसून का आगमन होता है। ये तुम्हारे जो दिख रहा है ना आपका, ये क्या है? मानसून की बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, मानसून के बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो चूंकि वहां पे एक ही दिन किसी वीक इतना ज्यादा वर्षा हो जाती है कि पूरे साल की वर्षा के बराबर है, मानसून के कारण। यस, मानसून के कारण। तो जब मानसून, देखो भाई, चेरापूंजी में आपको विंड तो तभी एंट्री करेगी ना जब मानसून आएगा। मानसून जब आएगा ही नहीं तो चेरापूंजी में आपका विंड क्यों जाएगी? तो ये मानसूनी विंड है, इसका नाम है बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ इंडियन मानसून। भारत के मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत के मानसून की 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरा क्या है? बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है। जनरली ये जो वर्षा वहां पे रिकॉर्ड होती है आपका मई से लेकर के आपका अगस्त के बीच में कभी भी रिकॉर्ड हो सकती है। ठीक है ना? अब मई से लेकर अगस्त के बीच में जब मानसूनी पवन क्या होंगी? स्ट्रांग होंगी, वहां पे जाके वर्षा करा देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े यहां से। अब बताओ, अगर यहाँ पे इतना ज्यादा वर्षा हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ये ह्यूमिड रीजन होगा। तो यहाँ का जो वेजिटेशन होगा वो बताओ डेंस वेजिटेशन होगा कि नहीं होगा? तो पूरा का पूरा जो रीजन है वो डेंस वेजिटेशन से क्या है? घिरा हुआ है। दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, फिर भी यहाँ पे वाटर क्राइसिस है। क्या है यहाँ पे? वाटर क्राइसिस है, क्योंकि ये पहाड़ियां हैं। क्या है ये? पहाड़ियां। वर्षा हुई, पहाड़ियों के स्लोप से आपका पानी नीचे आया और बे ऑफ बंगाल में चला गया। इस वाटर को कंजर्व करने का, इस वाटर को समझो रिजर्व करने का कोई तरीका वहां पे नहीं है। इसलिए इतना ज्यादा वर्षा होने के बावजूद भी वहां के जो लोग हैं वो वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। क्लियर है? अब बताओ, ये लावा की चट्टाने हैं, तो अगर ये लावा की चट्टाने हैं तो हमसे कोई पूछेगा कि मेघालय वाले सिस्टम में कैसी चट्टान मिलेगी, तो हम बोलेंगे ना ग्रेनाइट मिलेगा, बेसाल्ट मिलेगा, नीस मिलेगा, सिस्ट मिलेगा, क्योंकि कैसी चट्टाने हैं? ये लावा की। तो वहां पे ये चट्टाने पाई जाएंगी। राइट डाउन कर लीजिए, सेंटीमीटर। एक ही चीज है दोनों। तुमसे मालदा गैप बोल दो या राजमहल गैरो गैप बोल दो, वो अलग अलग नाम है। उसी को कुछ लोगों ने क्या बोला? मालदा, और रियलिटी में उसका नाम है राजमहल गैरो। क्योंकि है क्या, वो एक तरफ आप राजमहल पर्वत और एक तरफ गैरो, दोनों के बीच में गैप है, इसलिए उसको बोला गया राजमहल गैरो गैप। तुम मालदा गैप बोल दो, कोई इशू नहीं। लिखिए, आए कौन सा फिगर? फर्स्ट वाला, ये वाला। ठीक है, बना लीजिए। लिखिए पॉइंट नंबर 1, लिखो पॉइंट नंबर 1, मेघालय में उपस्थित है, मेघालय में उपस्थित है। इट इज सिचुएटेड इन मेघालय।
इट इज सिचुएटेड इन मेघालय, मेघालय में उपस्थित है। नेक्स्ट, इट इज द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन ऑफ मेन प्लेटू, मेन प्लेटू, मुख्य पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है, मुख्य पठार का उत्तरी पूर्वी विस्तार है, उत्तरी पूर्वी विस्तार है, विस्तार है। नेक्स्ट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेटू, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेटू, लावा के पठार का उदाहरण है, लावा के पठार का उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेटू या लावा के पठार का उदाहरण है, उदाहरण है। नेक्स्ट देखो, इस क्षेत्र में गारो, खासी, जैंतिया, इस क्षेत्र में गारो, खासी, जैंतिया जैसी छोटी छोटी पहाड़ियां उपस्थित हैं, पहाड़ियां उपस्थित हैं, उपस्थित हैं। देखो, गारो, खासी एंड जैंतिया, गारो, खासी एंड जैंतिया hills, hills are the part of शिलांग प्लेटू या मेघालय प्लेटू, are the part of शिलांग प्लेटू और मेघालय प्लेटू, मेघालय प्लेटू। नेक्स्ट, प्लेटू रीजन receive huge amount of rainfall, प्लेटू रीजन receive huge amount of rainfall। यह पठारी क्षेत्र, यह पठारी क्षेत्र, यह पठारी क्षेत्र, एक रिप्लाई दे दीजिए उन बच्चों को जो वीडियो अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं, बोले कि हाँ अपलोड हो जाएगा। यह पठारी क्षेत्र भारी वर्षा प्राप्त करता है एंड खासी माउंटेन receives maximum amount of rainfall, maximum amount of rainfall। तथा खासी पर्वत पर सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ब्रैकेट में डाल दीजिएगा 1100 to 1200 सेंटीमीटर, 1100 से 1200 सेंटीमीटर। उसी के आगे डैश करके लिख देना है चेरापूंजी एंड मानसिंह राम, 1100 से 1200 सेंटीमीटर, उसी में आगे डैश करके चेरापूंजी तथा मानसिंह राम, चेरापूंजी तथा मानसिंह राम, चेरापूंजी तथा मानसिंह राम, मानसिंह राम। ठीक है ना। चलिए आगे लिखते हैं, आगे लिखिएगा रॉक्स, लिखिएगा रॉक्स ऑफ मेघालय प्लेटू, मेघालय के पठार की चट्टानें, रॉक्स ऑफ मेघालय प्लेटू या मेघालय के पठार की चट्टानें, मेघालय के पठार की चट्टानें, पठार की चट्टानें लिख लीजिए खुद से। ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, बेसाल्ट, सिस्ट। आगे लिखिएगा अगला पॉइंट। देखो, इस क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण, इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक वर्षा के कारण सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। लिखो, द रीजन इज फेमस फॉर डेंस वेजिटेशन, द रीजन इज फेमस फॉर डेंस वेजिटेशन, डेंस वेजिटेशन, सघन वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपको पता होगा, आप एक काम कीजिएगा, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ना, ठीक है, तो घर से काम करना, पढ़ना, जरा होमवर्क लिख लो इसे। मैं पढ़ाऊंगा जब आपको वेजिटेशन पढ़ाऊंगा तब,
तब तक आप खुद से पढ़िएगा। लिखो ISFR, आई कैपिटल आई, फिर एस, फिर कैपिटल एफ, उसके बाद आर। ISFR 2023 इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 हर 2 साल पे रिपोर्ट आती है, समझ रहे हो ना, आफ्टर एवरी 2 ईयर। ठीक है, हमारा जो एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है वह क्या करता है, इंडिया में वेजिटेशन कितना है, प्लांट कितने हैं, कितना एरिया हमारा क्या है, फॉरेस्ट कवर एरिया है, वो इसका सर्वे करता है। उसी रिपोर्ट का नाम है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, समझ ना आपका। ठीक है, ISFR। तो 2021 की रिपोर्ट के बाद 2023 का रिपोर्ट आया हुआ है। मैं इस वाले पॉइंट को पढ़ाऊंगा जब आपका टॉपिक आएगा इंडियन वेजिटेशन, भारत की वनस्पतियां। ठीक है, उसके पहले थोड़ा सा आप लोग इसको पढ़िएगा, उसमें आप पढ़ोगे तो एक बात आपको क्लियर होगा कि भारत में अगर हम परसेंटेज के आधार पे, ध्यान सुनना, भारत में अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें कि भारत में वेजिटेशन कहां सबसे ज्यादा है, नॉर्थ ईस्ट में। कहां पे, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं सारे स्टेट में परसेंटेज के आधार पे क्या है, आपका परसेंटेज के आधार पे वेजिटेशन जाता है। लेकिन अगर हम एरिया के आधार पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश है। कौन है आपका, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश आएगा। ठीक है, कि परसेंटेज के आधार पे देखोगे तो मध्य प्रदेश कहीं सामने ही नहीं ठहरेगा, आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम आएगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश भी आएगा, नागालैंड आएगा, मेघालय आएगा, त्रिपुरा आएगा, मणिपुर आएगा, इन सब में। और एक बात और जान लो, यहां पे मोर देन 70% वेजिटेशन है, क्योंकि हिल्स रीजन है ना। कैसा रीजन है, हिल्स रीजन, और नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के पास में है, तो वर्षा भी वहां पे क्या होगी, ज्यादा। और वर्षा अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा आपका डेंस वेजिटेशन होगा कि नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे घनी वनस्पति पाई जाती है। लेकिन याद रखना, उसी रिपोर्ट में यह भी बताएगा कि पिछले 2 सालों में कहां पर वेजिटेशन में कमी आई है, तब भी नॉर्थ ईस्ट होगा, तब भी क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक एग्रीकल्चर का बहुत गंदा ट्रेंड है और वह है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कौन सा, शिफ्टिंग। इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं झूम कृषि। क्या बोलते हैं, झूम कृषि। जलाओ और खेती करो, ठीक है ना। तो जंगल को जला करके वहां पे खेती किया जाता है। तो बताओ, जंगल जब जलाया जाएगा तो जंगल का परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा जंगल भी हैं और परसेंटेज भी क्या हो रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। तो घर पे जाके थोड़ा एक बार रिपोर्ट पढ़िएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, यहां से क्या लिखा था बताओ जरा। अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए अधिक क्या है, सघन वनस्पतियां। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहां से आगे बढ़ते हैं। अत्यधिक वर्षा क्यों होती है, बनाने की आवश्यकता तो है नहीं, या बनाया है आप लोगों ने। ठीक है, बना लीजिएगा। अगर बना लीजिएगा, आपसे कभी पूछ दिया गया कि चेरापूंजी में अधिक वर्षा क्यों होती है, तो क्या बोलोगे, गारो, खासी और जयंतिया तीनों पर्वत मिलकर के वेज से बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेज। वेज का मतलब उल्टा भी होता है। इसको जियोग्राफी में एक नाम देते हैं, फनल बोलते हैं। ठीक है, फनल शेप बोलते हैं या कीप नुमा शेप बोलते हैं। चारों तरफ से पैक है, बस एक रास्ता खुला हुआ है। ठीक है, और वो रास्ते से आपका विंड एंट्री करेगी और फुल कैपेसिटी के साथ क्या करा देगी, रेनफॉल करा देगी, वर्षा करा देगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, बना लो, जिन बच्चों ने बना लिया है, ड्रॉ कर लिया है। दंडकारण्य कल हो चुका है। ठीक है, अब देखिएगा तेलंगाना, तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू। यहां से आगे शिफ्ट करेंगे और मूव करेंगे हम लोग। तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू। तेलंगाना प्लेटू। अच्छा, नहीं बना पाए क्या। ठीक है, वापस आते, डोंट वरी, अभी आ रहे हैं वापस। ये है आपका तेलंगाना, तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना का पठार। तेलंगाना प्लेटू या तेलंगाना का पठार। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं बनाया वापस बना लिया, आपके पीछे आए।
ठीक है, जल्दी से बना लो, बना लो जल्दी से। कौन पढ़ाएगा सर करंट अफेयर्स, एक बार बताइए। मैनेजमेंट, कोई भी पढ़ाएगा करंट अफेयर, जो पढ़ाएगा पढ़ लेना। तुम्हें नाम से क्या मतलब है भाई? हाँ भाई, जो भी करंट अफेयर्स पढ़ाएगा पढ़ लेना। मैं बोलूंगा फलाने सिंह पढ़ाएंगे तो क्या मतलब है? अब फलाने सिंह कौन है किसको पता? जो भी करंट अफेयर पढ़ाएगा पढ़ लीजिएगा। खान सर पढ़ाएंगे तो पढ़ लीजिएगा, कोई और टीचर आके पढ़ाएगा तो पढ़ लीजिएगा। मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए इतना परेशान क्यों होते? क्या है करंट अफेयर्स में पढ़ने लायक है? एक बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या कहते हैं? तुम सोचो, अब तो अगर मैं तो अपनी तुम लोगों के साथ अपनी कंडीशन जब मैं क्या करूं, क्या कहते हैं कि तुलना करूं, तो हम लोग जब पढ़ते तो इतना तो मैटर भी नहीं था। किताब से ढूंढना था सारा का सारा मैटर। मैगजीन भी नहीं उस टाइम आया करती थी बहुत अच्छी अच्छी। ठीक है, हिंदू पेपर पढ़ना था, ढूंढना था, सब कुछ खुद से ही करना था। तो करेंट अफेयर्स में क्या है ऐसा? क्या है ऐसा करंट अफेयर? अवार्ड किसको मिला? कोई टीचर आके उसमें क्या बता देगा? है, ये बताएगा कि अच्छा अवार्ड कैसे मिला, कितना पेड़ लगाए थे, क्या किए थे? है, तुम लोग थोड़ा, आप लोग क्या करो, आप लोग क्वेश्चन का आप लोग क्या करो, एग्जाम की डिमांड को समझिए। आपका एग्जाम यूपीएससी का एग्जाम नहीं है। आपके एग्जाम में वन लाइनर करंट अफेयर्स आते हैं। ठीक है, अरे इस बार चेंज हुआ ना, कोई बात नहीं, इस बार देखो फिर से उसी पैटर्न पे आ जाएगा। अपना क्या, अरे अध्यक्ष वापस जा चुके हैं। ठीक है, अध्यक्ष वापस जा चुके हैं और अध्यक्ष अभी कोई दूसरे आ गए हैं। मैं तुमको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, अध्यक्ष दूसरे आ गए हैं और कुछ टाइम बाद तीसरे आएंगे। ठीक है, तो इस बार मुझे उम्मीद है, समझो कि जो अध्यक्ष बनने वाले हैं वो हिस्ट्री के एक्सपर्ट है, तो मुझे इस बार लग रहा है क्या कहते हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन को भर डालेगा वह। ठीक है ना, हिस्ट्री का क्वेश्चन भर डालेगा वह। ठीक है, और याद मुझे ऐसा डर लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि वो अध्यक्ष चला गया, नया अध्यक्ष आ गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से बीपीएससी को पुराने वाले क्विज वाले पैटर्न पे ले आए। क्विज वाला पैटर्न, समझ रहे हो ना? ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही है, क्योंकि अध्यक्ष सब कुछ डिसाइड करता है कैसा क्या होगा। और दूसरी बात ये भी है कि अध्यक्ष ने बोल दिया कि ऐसा करना है, सुनो, अध्यक्ष ने बोल दिया ऐसा करना है, सुनो, प्रॉब्लम क्या है? अध्यक्ष ने बोला कि टफ पेपर बनाना है। क्या बनाना है? टफ पेपर बनाना है आपका। ठीक है, तो पेपर बनाता कौन है? तुम्हारे पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स। इनके लिए टफ का मतलब होता फैक्ट डालना। इनके लिए टफ पेपर का मतलब होता फैक्ट डालो। जितना फैक्ट डाल सकते हो उतना इनके लिए टफ है। इनको पता ही नहीं है कि पेपर टफ का मतलब फैक्ट नहीं होता, पेपर टफ का मतलब कॉन्सेप्चुअल होता है। ठीक है, हकीकत ये है, सच्चाई ये है, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो अब माइक का आवाज काटिए। ठीक है।
क्वेश्चन अगर है तो 2-4 क्वेश्चन में अगर मिस्टेक मिलता हो तो टाइपिस्ट की गलती है। अगर 100 में से 2-4 मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, टाइपिस्ट का मिस्टेक है। लेकिन 100 में से 20-25 मिलने लगे तो फिर प्रॉब्लम है। इस बार मुझे उम्मीद है कि इस बार गलती नहीं होगा, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, हम कहां चलते हैं, तेलंगाना के पठार के पास चलते हैं। तेलंगाना प्लेटू, तेलंगाना का पठार। मेघालय के पठारी भाग में वाटर क्राइसिस को दूर करने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? एक ही उपाय है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सिंपल सा एक ही उपाय है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आप किसी भी तरीके से वहां का जो वर्षा जल है उस वर्षा जल का संग्रहण कीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए। कुछ नहीं है, वो तुम्हारा पठारी इलाका है ना, तो बताओ पठारी इलाका समतल होगा उबड़ खाबड़, तो जो गड्ढे हैं जो डीप बने हुए हैं उसी को थोड़ा और डीप कर दिया जाए, चारों तरफ क्या कर दिया जाए, बैरिकेटिंग कर दिया जाए, एक आर्टिफिशियल पॉन्ड या तालाब बना दिया जाए और उसी में पानी को क्या कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए। अगर ऐसा काम हम करेंगे तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सहायता से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाइए तेलंगाना के पठार पे, ठीक है। तेलंगाना प्लेटू या तेलंगाना का पठार, देखिए फिगर में आपको दिख रहा होगा। अगर हम तेलंगाना के पठार की बातें करें तो एक बात आप बोलेंगे कि देखो ये तेलंगाना पठार, इस तेलंगाना के पठार की उपस्थिति कहां पर है, नाम से ही लग रहा है कहां पर होगा, ठीक है, तेलंगाना। मेन विस्तार कहां पे होगा, तेलंगाना, ठीक है। और कुछ भाग कहां पे जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो बोलोगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वास्तव में ये जो तेलंगाना का पठार है वो आंध्र प्रदेश में ही बैठा हुआ था। वो तब तक था जब तक तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग नहीं हुआ। तो जैसे ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, इस पठार का अधिकांश भाग कहां चला गया, तेलंगाना में चला गया। लेकिन आपका साउथ वाला जो पार्ट है वो कहां पे आता है, ये साउथ वाला पार्ट तुम्हारा आंध्र प्रदेश में आ जाएगा। अब ये जो पठार है, समझिए ये जो पठार है तेलंगाना जो प्लेटू, देखो ध्यान से, ये पूरे पठार को फिर से एक बार ड्रॉ करो जरा, ये पूरे पठार को फिर से एक बार ड्रॉ किया जाए तो आप बताइए ये जो तेलंगाना का पठार है ये मेन प्लेटू का ईस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्दर्न साउदर्न, कौन सा पार्ट है, ईस्टर्न। तो सीधा सा हम बोल देंगे कि ये वाला जो ये पठार जो है ये मेन प्लेटू का कौन सा पार्ट हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, पूर्वी भाग हो जाएगा। अब मैटर देखो ये नहीं करता कि पूर्वी या पश्चिमी, मैटर ये करता कि मेन प्लेटू का पार्ट है। तो मेन प्लेटू का पार्ट है, तो आप बताइए यह भी लावा का पठार होगा, ठीक है। अगर लावा का पठार होगा तो बताने की आवश्यकता नहीं है रॉक कैसा होगा, ठीक है, ठीक है, ग्रेनाइट नीस और सीस्ट होगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इस वाले रीजन में देखो, इस वाले रीजन में बताओ रेनफॉल ज्यादा होती है कम होती है, ज्यादा, ठीक है। अब एक थोड़ा मैप ओपन कर लो और मैप के इंडेक्स में जाइएगा और इंडेक्स में जाकर के देखो, वहां पे लिखा होगा भारत की मृदा, भारत की वनस्पतियां, भारत की वनस्पतियां। सर प्लीज छुट्टी दे दीजिए, दे रहा हूं छुट्टी। ये किस कहां से आया है ये, हाँ दे रहे हैं छुट्टी, किसका है, किस बालिका का है, किसका है कि सर छुट्टी दे दीजिए, सफोकेशन से, सफोकेशन के कारण बहुत अजीब फील हो रहा है। अच्छा ठीक 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 है, अभी हम छुट्टी दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, बस ज्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट के बाद छुट्टी दे दूंगा आपको, ठीक है ना। ठीक है, तेलंगाना का पठार ओपन कर लिया ना, तो मृदा वाले पार्ट में जाओ जहां पे लिखा हुआ इंडियन सॉइल, जहां पे लिखा इंडियन सॉइल भारत की मृदा, उस वाले पार्ट में जाओ। देखो एटलस में लिखा होगा आप लोगों के इंडियन सॉइल भारत की मृदा लिखा हुआ है ना, ठीक है। उस वाले मैप को ओपन करो, सॉइल वाले मैप को ओपन करो सब लोग जरा, जिसमें मृदा लिखा हुआ उसको ओपन करो। कर लिया ओपन? अभी तुम कल भी एटलस नहीं लाई थी, आज भी नहीं लाई थी, कहां है एटलस तुम्हारा? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। एटलस ला करके बैग में रखी हुई है, गुड, मिल गया। अब बताओ तेलंगाना के पठार में जाओ सब लोग, सभी लोग तेलंगाना के पठार में जाइए और जाकर के देखिए वहां पे रेड सॉइल होगा, तेलंगाना के पठार में लाल मिट्टी होगी, रेड सॉइल होगा। एक क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, कि ये तो लावा का पठार है ना, तो लावा का पठार है तो ब्लैक सॉइल होना चाहिए, याद करो, लावा का पठार है तो कैसा होना चाहिए, ब्लैक सॉइल। लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा, तो आयरन वाटर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन, और आयरन ऑक्साइड बनाएगा, क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, रेड होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे रेड सॉइल है। अगर आपसे कभी कोई पूछे ना, सुनना, अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ की रेड सॉइल कैसे बनी है, तो बोलना कि यहाँ की जो रेड सॉइल बनी है वो ग्रेनाइट और नीस के टूटने से बनी है। किसके?
ग्रेनाइट और नीस के टूटने से, नीस जो होता है वो रेडिश कलर का होता है, ठीक है, क्योंकि पानी के साथ वो क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो नीस आपका रेडिश कलर का होता है, तो उसके टूटने से क्या बना, लाल मिट्टी बनी। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ेंगे यहां पे। तो अब देखो ये जो रीजन है, ठीक है, यह भी मिनरल्स के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मिनरल्स के लिए फेमस है। यह भी आपका खनिजों के लिए फेमस है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मिनरल्स में किस प्रकार का मिनरल्स, तो बोलिएगा मेटेलिक मिनरल्स। कौन सा मिनरल्स? मेटेलिक मिनरल्स के लिए फेमस है या ये धात्विक खनिजों के लिए फेमस है? मेटेलिक मिनरल्स या धात्विक खनिजों के लिए फेमस है। अब देखो तेलंगाना का पठार है, तेलंगाना के पठार की बातें करें तो यहां भी डेंस वेजिटेशन हुआ करता था, ठीक है, लेकिन यही तेलंगाना मिनरल्स के लिए भी फेमस है। तो ह्यूमन के एक्टिविटी के कारण, मानव की गतिविधियों के कारण यहां पे डिफॉरेस्टेशन होने लगा। क्या होने लगा? डिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ काटना, डिफॉरेस्टेशन होने लगा। और डिफॉरेस्टेशन के कारण धीरे धीरे ही सही यहां पे वेजिटेशन का लेवल क्या होने लगा, कम होने लगा। तो पहले जितना वेजिटेशन था आज यहां पे इतना वेजिटेशन नहीं है। तो जनरली अब देखोगे ना, सारे जो पठार हैं, सारे पठारों की विशेषता लगभग सेम दिखेगी, ठीक है, कुछ कुछ डिफरेंस आपको दिखता चला जाएगा। अभी तक आपने पढ़ा सारे लावा की पठार है, ग्रेनाइट नीस लगभग हर जगह मिल रहा है आपका। हाँ, कहीं ब्लैक सॉइल है तो कहीं पे क्या है, रेड सॉइल है, कहीं पे डेंस वेजिटेशन है तो कहीं पे रेयर वेजिटेशन है, लेकिन है कि नहीं है? तो विशेषताएं लगभग सेम है। 2-3 लाइन लिख के पूरा कीजिए। तेलंगाना का पठार लिखिएगा। यह मुख्य पठार का पूर्वी भाग है, यह मुख्य पठार का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है। इट इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेटू, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउदर्न प्लेटू, पूर्वी भाग है, भाग है। नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेटू, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लावा प्लेटू। क्या हो गया भाई साहब, हैं? देखिए जरा, देखो क्या हो गया, किसको ठीक ठाक हो कि नहीं हो? हैं? रात तो सपना देखी हो क्या? कभी कभी होता है कि रात में आदमी बहुत खूबसूरत सपना देख लेता है, तो वो खूबसूरत सपने से बाहर नहीं निकलना चाहता, तो जब जब क्या कहते हो सपना याद आता वहीं खो जाता है, ठीक है ना? तो बाहर निकलो जरा। कुंदन कुमार कौन है आप में से? कहां है कुंदन कुमार? तुम ही हो कुंदन कुमार? अरे कुंदन कुमार कौन है? कुंदन कुमार का एक क्वेश्चन आया है, मैं बताता हूं। तुम हो कुंदन कुमार? तुम हो? अच्छा, कुंदन कुमार का ये कहना है, सर गड्ढा जब बना ही सकते तो सरकार गड्ढा बना क्यों नहीं रही है? गड्ढा बना के जब हम पानी संरक्षित कर सकते तो सरकार गड्ढा क्यों नहीं बना रही? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, गुड क्वेश्चन तुम्हारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड है, बहुत गुड, ठीक है। चलो तुम मुझे बताओ, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। तुम मुझे बताओ, बिहार में एजुकेशन सिस्टम का हाल अच्छा है या बुरा है? सरकार अच्छा कर सकती है, क्यों नहीं कर रही है? सरकार अच्छा कर सकती है ना, क्यों नहीं कर रही है? क्यों नहीं करना चाहिए सरकार को, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि सरकार को इसके लिए प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, डेडिकेट होना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उसके लिए फंडिंग चाहिए। क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए। तीसरा, वो हार्ड रॉक है, चट्टाने क्या है? कठोर हैं, और कठोर चट्टानों खुदाई करना क्या है? डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है। इसलिए लेकिन फिर भी सरकार अगर करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन सरकार अब क्यों नहीं कर रही है तो सरकार से पूछना पड़ेगा, ठीक है, सरकार से पूछना पड़ेगा। मैंने तुमको प्रॉब्लम बता दिया, हार्ड रॉक है, वहां पे खुदाई करना डिफिकल्ट टास्क है, फंडिंग चाहिए उसके लिए। क्या चाहिए? फंडिंग चाहिए, प्लस उस रीजन में जाकर के फंडिंग के अलावा, ठीक है, बस तुमने पानी रिजर्व कर दिया काम हो जाएगा, या उस रिजर्व पानी को जिस क्षेत्रों में क्राइसिस है वहां पहुंचाना भी पड़ेगा। पहुंचाने के लिए नहर बनाना पड़ेगा, और नहर बनाने के लिए खुदाई करना पड़ेगा। चट्टाने बहुत सॉफ्ट नहीं है, हार्ड रॉक है, खुदाई करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तुम बताओ क्या कहते हैं, तुम बताओ, नॉर्थ इंडिया में नहर बना दिया तुमने,
साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा नहर क्यों नहीं बनाया? बना देना चाहिए ना वहां पे। आदिवासी में डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा। जनरली होता ऐसा है कि दो प्रकार से काम होता है। पहला वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट में सरकार ये नहीं सोचती है कि मैं जितना इन्वेस्ट कर रही हूं उतना रिटर्न होगा कि नहीं होगा, वो पैसा बहाती है पानी की तरह। दूसरा होता है आपका कि सरकार वहां पे इन्वेस्ट करती जहां पे इन्वेस्टमेंट करने से सरकार को उतना तो कम से कम निकल जाए जितना वो लगा रही है। समझ रहे हो ना? प्लस सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार नॉर्थ ईस्ट के स्टेट पे कितना ध्यान दे रही है। समझ रहे हो ना? तो इस सरकार से आने से पहले तुमने देखा होगा कि बहुत सारी सरकारें नॉर्थ ईस्ट स्टेट पे बहुत ध्यान नहीं देती थी। इस सरकार ने बोला कि ठीक है, हम लुक ईस्ट पॉलिसी चलाएंगे। लुक ईस्ट पॉलिसी का मतलब अपने पूरब के पड़ोसी देशों को देखना, और पूरब के पड़ोसी देशों को देखने के चक्कर में आपका भारत सरकार क्या करेगी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट को देख रही है। इसलिए तुमको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हलचल ज्यादा दिख रही होगी, ठीक है ना? तो सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा, सरकार ध्यान नहीं देगी तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताइए, आप बताइए, आप जानते हैं ना इतना गर्मी पड़ रहा है, इस गर्मी का मेन रीजन पेड़ काट देना है। क्यों नहीं लगा देते हैं? सरकार को छोड़िए ना, आप ही लगाइए, सरकार को छोड़िए। अरे झूठ मत बोला कर तुम लोग। गुलाब का फूल लगाने से क्या होगा जी? है? गुलाब का फूल लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आप जानते हैं ना कुंदन जी कि पेड़ लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हाँ या ना? किसने रोका आपको पेड़ लगाने से? नहीं रोका ना। क्यों नहीं लगाते हैं? डेडिकेशन क्या चाहिए? डेडिकेशन। आप उसके लिए कितना डेडिकेट हैं, और इच्छा शक्ति क्या चाहिए? इच्छा शक्ति, विल पावर चाहिए। अगर ये दोनों के पास है, आप एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, क्या मोदी सरकार से पहले सरकारें देश में नहीं थी क्या? क्या मोदी सरकार से पहले सरकारें पूर्ण बहुमत में नहीं थी क्या? ठीक है, किसके अंदर हिम्मत आई 370 हटाने की? समझ रहे हो मैं क्या? गट्स चाहिए। क्या चाहिए? गट्स। इंदिरा गांधी चाहती तो नहीं हटा सकती थी क्या? उनका पास तो सारा पावर था ना, ठीक है। और इंदिरा गांधी के पास, राजीव गांधी के पास जितना लोकसभा राज्यसभा में सीट था, किसी के पास था क्या? नहीं था ना। आपका इच्छा शक्ति, विल पावर चाहिए, ठीक है। किस लोगों ने बोला कि नहीं तुम 10 बार प्रधानमंत्री बन जाओ, क्या कहते हैं, आर्टिकल 370 नहीं उठाओ, हटेगा, और तुम सुबह क्या कहते हैं अगस्त में जगे होगे और तुमको पता चला हट गया। समझ रहे हो ना? आपका नहीं, ये मोदी की बात नहीं, बात विल पावर की होती है। बात किसकी होती है? विल पावर की होती है, ठीक है। अब देखो क्या है, अभी सुनो, तुमको कुछ और बातें बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि यूसीसी है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत चर्चा चल रहा है। बस अगली बार सरकार बनने दो, पहला अटैक यही होगा। तुमको बता देता हूं मैं, बस बनने दो, अगली सरकार के बाद आने दो। और आप लोग जितने लोग हो सब लोग जानते हो क्या कहते हैं, आएगा वही। क्योंकि रीजन क्या है ना, देखो दो बातें होती हैं हमसे तुमसे, अगर कोई पूछे, दो बातें हैं यहाँ पे। बातें क्या है? या तो मुझे एक अच्छा विकल्प मिल जाए, जितने बच्चे बैठे हुए हो, या तो हम लोग एक अच्छा क्या मिल जाए, विकल्प। अगर हमारे पास विकल्प नहीं है तो जितने लोग हैं उसी में से जो है उसी को चुन लेंगे। पूरी इंडिया को एक विकल्प चाहिए, पूरे इंडिया को आपका एक क्या चाहिए, विकल्प। प्रॉब्लम यह कि विकल्प अभी हमें और तुम्हें राहुल गांधी में नहीं दिख रहा है, तो मजबूरी में तुम कहां जाओगे? मजबूरी है तुम्हारी। तो ये मत बोलो, क्या कहते हैं, तो ये मत बोलना कि मोदी है तो मुमकिन में नहीं, मोदी है तो मुमकिन नहीं, मोदी मजबूरी है। मोदी क्या है? मुमकिन नहीं है आपका। और ये मैंने जो बोले, तो मेरी बात को समझो, मैंने जो बोला है, आप एक बात, आप मोदी को एक बात याद रखना, मोदी जी को आप नफरत कर लो, प्यार कर लो, लेकिन याद रखना, मोदी ने बोला, सुनो, मोदी ने बोला कि थाली बजाओ तो तुमने बजाया। विश्वास मानो या ना मानो, मोदी ने बोला क्या कहते हैं, कोरोना को भगाने के लिए थाली बजाना है, सबने बजाया। बाकी सबको छोड़ो, मैं अपनी माता जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। मेरी माता जी क्या कहते हैं, आपका जिस दिन थाली बजाना था एकदम 12 बजे से तैयार थे, कब बजाना है थाली। तो मैंने अपने नजरों से, समझो इतनी उम्र, मान लो 36 साल की उम्र हो गई, अपने समझो आंखों से किसी एक नेता के लिए इतना डेडिकेशन नहीं देखा था। बुजुर्ग समझो, मेरी माता जी आपका 65 साल की हैं, वो थाली बोले ना आज हम थाली बजाएंगे, ठीक है। समझो आपका, उसने बोला कि आप दिया जलाइए, तो लोगों ने क्या जलाया, जलाया कि नहीं जलाया, ठीक है। यू कैन हेट मोदी, यू कैन लव मोदी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मोदी। याद है ना, इस बात को याद रखना, ठीक है। और ये हकीकत है,
ये हकीकत है। लेकिन अगर हमारे पास आज एक अच्छा विकल्प आ जाए, एक अच्छा विकल्प आ जाए, तुरंत हम क्या कर डालेंगे, चेंज कर डालेंगे। ठीक है प्रभु जी। कुंदन कुमार, तो गड्ढा उड्ढा कैसे नहीं बना, समझ में आया? क्लियर है ना? चलो बैठो। गड्ढा बनवा रहा इस पे नहीं, बिल्कुल। हमने क्या किया, देखो इसका एक और क्वेश्चन, सर ऐसा कर इकोसिस्टम पे हमने नेचर को चेंज नहीं किया ना, जो गड्ढा था हमने उसको मेंटेन किया, बस इतना ही काम किया। इकोसिस्टम पे कोई इंपैक्ट इसका नहीं पड़ने वाला। बैठ, ठीक है। चलो भाई, कहां पे थे हम लोग? तेलंगाना। तुम लोग टॉपिक को डाइवर्ट कर देते हो। कहां है भाई? यह, हाँ, यह लावा के पठार का उदाहरण है। उसके बाद लिखो चट्टाने, रॉक्स, चट्टाने या रॉक्स, चट्टाने या रॉक्स, चट्टाने या रॉक्स लिख डालो खुद से। ग्रेनाइट, नीस, ग्रेनाइट, नीस, ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, बेसाल्ट लिखो। सॉइल या मृदा, ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट। उसके बाद लिखो सॉइल या मृदा, रेड सॉइल, सॉइल, रेड सॉइल, लाल मृदा। ठीक है, लिखो अगला पॉइंट। इट इज फेमस फॉर मेटेलिक मिनरल्स, इट इज फेमस फॉर मेटेलिक मिनरल्स। यह धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, यह धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। फेमस फॉर मेटेलिक मिनरल्स, धात्विक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। और सुन लो क्या कहते हैं, ये एक रूट है एलिफेंट कॉरिडोर का। ठीक है, लिख सकते हो। इट इज एन इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर, इट इज एन इंपॉर्टेंट रूट ऑफ एलिफेंट कॉरिडोर। हिंदी में, यह हाथी गलियारा का प्रमुख मार्ग है, यह हाथी गलियारा का प्रमुख मार्ग है, प्रमुख मार्ग है। एलिफेंट कॉरिडोर हाथी गलियारा का प्रमुख मार्ग है। चलिए आगे बढ़िए, डेक्कन की तरफ चलिए। हाँ, क्या बस लास्ट है, डेक्कन लास्ट है क्या है? तेज तेज बोलो। हाँ हाँ, बेसाल्ट की बात नहीं, हमने मिट्टी बोला है। हमने क्या बोला है? मिट्टी। और मिट्टी चट्टान नहीं होती है, चट्टान कंपोज्ड पार्टिकल मटेरियल होता है और मिट्टी डीकंपोज्ड होती है। तो बेसाल्ट है ही नहीं, टूट गया और उसका आयरन पानी के साथ क्या कर दिया, रिएक्शन। तो जब मैं चट्टान बोलता हूं तो अलग कहानी है, और मिट्टी बोलता हूं तो अलग कहानी है। अरे भाई क्या कहते हैं, नीस, ऐसा जरूरी थोड़ी कि आपका लाल मिट्टी केवल नीस से बनेगी। देखिए लाल मिट्टी क्या कहते हैं, को लाल मिट्टी को आपका आयरन ऑक्साइड चाहिए। अब वो आयरन ग्रेनाइट से मिले, बेसाल्ट से मिले, नीस से मिले, सीस से मिले, क्या फर्क पड़ता है? बस पानी के साथ वो क्या करेगी, रिएक्शन, और लोहा पानी के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, लास्ट की तरफ बढ़िए। ये लास्ट है हमारा डेक्कन, ये लास्ट है हमारा डेक्कन। चलिए ऐसे कर लीजिए। चलिए ठीक है, डेक्कन लावा, डेक्कन लावा, दक्कन लावा का पठार, डेक्कन लेवा, डेक्कन लावा प्लेटू या दक्कन लावा का पठार। ठीक ना? तुम लोग आज पूरा मस्ती के मूड में हो। अरे करण सर, अच्छा फोन के तो क्लास में थे क्या, और स्पीकर ऑन कर दिया था, और माइक में लगा किसने जा रहा था? ठीक है, डेक्कन लावा प्लेटू, दक्कन लावा का पठार। मुझे लगता है कि इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सब जानते हो आप। जो जो चीज समझिए, जो जो चीज आपने डेक्कन सीक्वेंस ऑफ रॉक में लिखा था, दक्कन क्रम की चट्टानों में लिखा था, सब कुछ होगा डेक्कन लावा। ठीक है, अब देखिए जरा कहां कहां बैठा हुआ है। मैक्सिमम इसका विस्तार कहां है, महाराष्ट्र,
और महाराष्ट्र के अलावा गुजरात में भी होगा। कहाँ होगा? गुजरात। तो महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, नीचे कर्नाटक की तरफ जाइए। कहां जाइए? कर्नाटक की तरफ। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ मूव करोगे तमिलनाडु में आएगा। मैंने दिखाया नहीं है, मैंने मेन जो पोर्शन दिखाया है महाराष्ट्र वाला और कर्नाटक का पार्ट आपको दिखाया है। तो मैक्सिमम इसका जो विस्तार है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक की तरफ आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण कैसे हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डेक्कन लावा है ना। ओके, तो कैसा इसका निर्माण हुआ? फेसर टाइप ऑफ इरप्शन, दरारी उद्भेदन से। याद करो, मैंने उस टाइम एक पॉइंट और भी बोला था कि जब भी आप पढ़िएगा तो वहां पे एक शब्द याद रखिएगा, क्रिटाइसियस। याद है? ठीक है, क्रिटाइसियस। तो ये समय था, क्या होता नहीं, समय था। यार कह रहा है क्या होता है, ये सोच जाइए, गुरुजी सुनेंगे नहीं, सब सुनाई देता रहा है। क्रिटाइसियस क्या है यार? क्रिटाइसियस मैंने आपको बताया था, क्रिटाइसियस का एक समय है। क्या है? एक समय है, टाइम पीरियड है, समय है। और ये वो समय है जब आपका इंडिया में क्या हो रहा था? वोल्केनिक इरप्शन। मैंने इसको बोला था कि ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, और लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो क्रिटाइसियस टाइम में इसका क्या हुआ? फ्लो हुआ। लिखते चलो, तुमने लिखा हो बस लिख लो, लिख के पूरा करो। पहले से लिख लिया है आप लोगों ने, इसे लिखो। लिखो, सबसे विस्तृत पठार है, सबसे विस्तृत पठार है, विस्तृत, हां, सबसे विस्तृत पठार है। लिखो, लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया है। तुम लोग बहुत कौन हंस रहा है भाई? मैं वही मास्टर हूं। ठीक है, मैं वही मास्टर हूं, माना ठीक है। आज तुम लोग मस्ती के मूड में हो, लेकिन फिर भी एक लिमिट क्रॉस मत करो। ठीक है ना, लिमिट क्रॉस मत करो। हमेशा लिमिट में रह के कोई काम किया जाए तो गलतियां माफ है, लेकिन लिमिट क्रॉस कर जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, क्या लिखा? हाँ, सबसे विस्तृत या लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिखो, इट इज द रिजल्ट ऑफ फेसर टाइप ऑफ इरप्शन। इट इज द रिजल्ट ऑफ फेसर टाइप ऑफ इरप्शन। यह दरारी प्रकार के, यह दरारी प्रकार के उद्भेदन का परिणाम है। दरारी प्रकार के उद्भेदन का परिणाम है। रिजल्ट ऑफ फेसर टाइप ऑफ इरप्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्कन ट्रैप। इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्कन ट्रैप। इसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, कहा जाता है। देखो, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। देखो, ग्रेनाइट के पहले बेसाल्ट लिखो, बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट ऐसे लिखो। बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट आर इंपॉर्टेंट रॉक्स। बेसाल्ट एंड ग्रेनाइट आर इंपॉर्टेंट रॉक्स। बेसाल्ट तथा ग्रेनाइट प्रमुख चट्टानें हैं। बेसाल्ट तथा ग्रेनाइट प्रमुख चट्टानें हैं, चट्टानें हैं। नेक्स्ट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटेलिक मिनरल्स। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटेलिक मिनरल्स। यह धात्विक खनिजों के लिए, यह धात्विक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है। धात्विक खनिजों के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, रीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैक सॉइल। रीजन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर ब्लैक सॉइल। यह क्षेत्र, यह क्षेत्र काली मृदा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र काली मृदा के लिए भी महत्वपूर्ण है, काली मृदा के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक ना, ये हमारा प्लेटू सिस्टम था। अब प्लेटू सिस्टम के बाद कलम जब आएंगे, हाँ बोलिए भाई, हैं? सेम चीज डालो, कुछ नहीं करना। कर्नाटका, एक मिनट, कर्नाटका प्लेटू कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, क्या है आपका? मुख्य पठार का पश्चिमी भाग है। कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग। लावा का प्लेटू, किसका प्लेटू है? लावा का प्लेटू। ग्रेनाइट और क्या होगा? बेसाल्ट होगा। मेटेलिक मिनरल्स होगा, क्या होगा? मेटेलिक मिनरल्स। ब्लैक सॉइल पाई जाएगी। तो जो तुमने डेक्कन में लिखा वहीं कहां पे लिख डालो? कर्नाटका में लिख डालो। महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक होगा। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। हाँ बोलिए सुमित जी, हाँ बोलो, क्या पूछो, जल्दी पूछो।
हाँ बिल्कुल कारण था, क्योंकि फेसर टाइप ऑफ इरप्शन है ना, फेसर टाइप ऑफ इरप्शन में आपका बेसाल्ट ज्यादा बनती है। क्या है? हाँ, 10 से 15 दिन ज्यादा बारिश होती है ना यार। अरे तो क्या कह रहा है कि 10 से 15, 10। एक बात बताओ, क्या कहते हैं आपका, तुम जब शादी में जाते हो तो खूब खाना खाते हो ना, तो क्यों शादी वाले के दिन खूब खाना दबा के खाते हो ना, कि डेली खाते हो दबा के? बैठो, बदमाशी कर रहा है। कौन कह रहा है कि एक दिन खाना खाना है? मैंने बोला क्या कहते हैं कि आपका एक हफ्ते में आपका दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा होगा, बाकी नॉर्मल रेनफॉल तो होती रहेगी ना। मैंने थोड़ी बोला कि केवल 10 ही दिन वर्षा होगा, बाकी वर्षा ही नहीं होगा। मैंने बोला कि उन 10 दिनों में आपके 1100 से 1200 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, ये बोला है मैंने। ध्यान से पढ़ा करो। ऑनलाइन वाले को कुछ बताया ही नहीं, ऑनलाइन वालों को क्या बताना है, सुबह आपकी क्लास चली नहीं है, ठीक है, सुबह आपकी क्लास चली नहीं है, और अभी भी क्लास नहीं चली, बस आया हूं 1 घंटा मैंने आपको पढ़ाया बस। क्योंकि क्लास नहीं चल रही, क्लास चलने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है, लाइट भी नहीं है, इन्वर्टर से काम चल रहा है, कभी इंटरनेट आ रहा है, कभी इंटरनेट नहीं आ रहा है। पोल्ट्री का क्लास क्या कहते नहीं हुआ है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ये बीच में क्यों बोलते हो तुम लोग? पोल्ट्री का क्लास आप लोग का नहीं हुआ है, पोल्ट्री क्लास में थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन पोल्ट्री क्लास नहीं हुआ है। तो पोल्ट्री का जो भी क्लास नहीं हुआ है कल फिर से होगा, ठीक है, कल फिर से होगा। तो आज सिस्टम सही नहीं है, पूरा सिस्टम आज क्या हो चुका है, पूरा सिस्टम क्रैश हो चुका है। तो सिस्टम क्रैश हो चुका है, इसलिए आप लोगों को क्या क्या बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जा रहा है। सिस्टम दोबारा कल सही हो जाएगा, दोबारा पढ़ाया क्या, वो सब इसी का पार्ट है। हाँ, सारा इसी का पार्ट है आपका। अगर तुम नहीं उसी में डालो, मेघालय तुमने डाला है ना, उसी में डालो। आपका प्रॉब्लम क्या है कि रीजन अलग अलग है ना, तो रीजन अलग अलग है तो उसका लोकल नाम अलग अलग हो जाता है। लोकल नाम अलग अलग है, किसी ने कार्बियांग कुछ लोग बोलते हैं नौकरेक भी है यार, तो नौकरेक उसकी चोटी है, ठीक है ना, तो नौकरेक उसकी क्या है, चोटी है। तो आप बोलोगे जब मैं तुमको माउंटेन पढ़ाऊंगा ना तो नौकरेक वाले में आऊंगा। हमने कुछ पठार बोल रहे हैं आपका, एक बोल रहा है सर झूठ बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं जी? हाँ भाई इधर ऑपरेटर, ऑपरेटर भाई सब इधर आओ। कहां कहां चला गया? अच्छा आकाश इधर आओ, ये मेरे बोलने से नहीं समझेंगे, आओ इधर, आओ आओ। देखो भाई मैं ऑपरेटर से बुला करके पूछ दे रहा हूँ, पूछ रहा हूँ क्या कहते हैं भाई, पोल्ट्री क्लास तो नहीं हुआ ना, ठीक है, सामने देखो बोल रहा है पोल्ट्री क्लास नहीं हुआ है, ठीक है, पोल्ट्री क्लास नहीं हुआ है आपका, तुम्हारा बोल रहा है आपका। अब क्या है कि हमारे ऑपरेटर को यहाँ पे कैमरे के सामने आने की क्या कहते हैं परमिशन नहीं है, ठीक है। एक बात याद रखो, झूठ तुम लोग बोलते हो, टीचर झूठ नहीं बोलता है, झूठ तुम लोग बोलते हो, क्लास नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ। एक बात ये भी याद रखो आपका कि मैं प्रैक्टिकल बातें करता हूं, माहौल बनाने का काम मेरा नहीं है, ठीक है ना। ये माहौल वाला डिपार्टमेंट हमने सर को दे रखा है, ये पूरा आप माहौल का डिपार्टमेंट आपका रहे, आप जितना माहौल बना सकते बनाइए, ठीक है, क्योंकि पोल्ट्री में माहौल ही तो बनाया जाता है और किया जाता है, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कैसा है सब्जेक्ट भाई साहब? बस जाने ही वाले हैं आप, ठीक है ना, ठीक है। तो कहा ट्रेन है क्या तुम्हारी? हाँ अच्छा, गर्मी लगे खड़े हो जाओगे तो गर्मी नहीं लगेगी। सुनिए क्लास हमारा क्या हो गया, ठीक है, कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलेंगे। थोड़ा सा एक और चीज जान लो, अभी क्लास का आप खत्म हुआ, एक चीज और जान लीजिए, टॉपिक कल का आपका माउंटेन पढ़ेंगे हम। जितना माउंटेन में लिखा है वो सारा नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ मेजर मेजर जैसे अरावली, विंध्यन, सतपुरा, ठीक है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी, अन्नामलाई, अनाईमुदी, इन सब के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा पाना आपका पॉसिबल नहीं है। जो मेन मेन चीज है वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, समझ रहे? और बाकी इसी तरीके से आप लोग भी क्या कीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। और थोड़ा सा सुनो, थोड़ा सा क्या कहते हैं, आप सीरियस हो जाओ। अब एग्जाम तुम्हारा क्या रहा है, एग्जाम तुम्हारा पास आ रहा है, तो जो भी 17वीं बीपीएससी देने वाले हो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। अब क्लास में थोड़ा सा मजाक वजाक कम करो, क्योंकि इतना तो याद रखो, क्लास में अगर तुम मजाक करते हो, तुम्हारे इस क्लास के मजाक से मानो न मानो, और तुम मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे एक्सेप्ट भी करोगे, आपकी हरकतों से आप मानिए ना मानिए, पोल्ट्री की क्लास में 15 से 20 मिनट आपका जाता होगा, जाता होगा डेली, डेली, समझ रहे हो ना आपका। इससे तुम ऐसे सोचो, इसको ऐसे सोचो, मान लो क्या कहते हैं कि
पोल्टी 20 मिनट गया, 20 मिनट मान लो मेरी क्लास में गया, मान लेते हैं आपका आधे घंटे डेली आपका जा रहा है, एक हफ्ते में लगभग आपका 3.5 घंटा गया, एक महीने में तुम्हारा लगभग 13 घंटा गया, ठीक है, 13 से 14 घंटा, और इसको जोड़ो थोड़ा साल में, ठीक है, साल में जब तुम जोड़ोगे आपके एक महीने में तुम्हारा, एक महीने में 15 घंटे अगर गया तो एक साल में 180 घंटे गया ना। 180 घंटे का मतलब पूरा का पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाना चाहिए था। आपके छोटी सी हरकत के कारण जो आपका समझो जो सिलेबस 6 महीने पहले खत्म हो सकता, 180 घंटे का मतलब सोचो एक दिन में 3 घंटे की क्लास, हाँ है ना, 180 घंटे की क्लास के लिए कितना क्लास चाहिए आपका 60, कितना 60 इंटू 3 180 हुआ ना। आपकी छोटी सी एक गलती के कारण आपका सिलेबस जो 2 महीना पहले खत्म हो सकता था और 2 महीना कहां भागेगा, भागे, आपको पता नहीं चलेगा, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और लास्ट में जब पहुंचोगे ना 30 सितंबर को पेपर है, जैसे ही मई में तुम जाओगे छटपटाना स्टार्ट करोगे, छटपटाहट स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून में जाने पर छटपटाहट और ज्यादा बढ़ेगी। फिर तुम कोचिंग पे प्रेशर डालोगे, सर जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। फिर कोचिंग क्या करेगी, तुमको 7-8 घंटा पढ़ाएगी और सब खत्म मार देगी। समझ रहे हो ना, मात्र एक आधा घंटा की बदमाशी, केवल आधा घंटा की बदमाशी, और ये बदमाशी तुम्हारा केवल तुम्हारे द्वारा क्रिएट किया गया है, और इस क्रिएट किया गया है, उसके बाद हर दिन ऐसा हो रहा है। तो कभी कोशिश किया कीजिए, लाइफ में एक सिद्धांत बना लीजिए। 2 बातें बड़ा ध्यान समझना, ठीक है, मैं लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, मानना होगा मान लेना, नहीं मानना होगा मत मानो, तुम वैसे अपनी मर्जी के मालिक हो। कुछ चीजों को आप लोग इग्नोर करना सीखिए। क्या करना, लाइफ में जानते हो ना, लाइफ में इग्नोर करना जिसने सीख लिया वो बड़ा खुश रहेगा और बहुत आगे बढ़ेगा। क्लास में तुम बैठे हुए लड़कियां, तुम लोगों को भी बोल रहा हूं, क्लास में तुम लोग बैठी हुई हो, क्लास में लड़के बैठे हुए, किसी ने कुछ बोला ना, इग्नोर मारो इग्नोर उसे, ठीक है। तुम बताओ क्या कहते हैं आपका, तुम्हारी लाइफ में कम टेंशन है क्या, तुम्हारे लाइफ में कम टेंशन, एक नया टेंशन पालने जा रहे हो तुम लोग। भाषण में इग्नोर मारो, क्या मारो, इग्नोर, ठीक है। तुम्हें लगता है कि मुझे किसी ने क्लास में बोल दिया, कोई नहीं यार, इग्नोर खत्म करो इसे, कौन हमारा जानने वाला, इग्नोर मारो इसे। तो लाइफ में जिसने इग्नोर मारना सीख लिया ना, वो लाइफ में समझो बड़ा खुश रहेगा, फिर उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, अपने आप को एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम जानते हो कि अपने आप को एक्सेप्ट करो, कि ये भी एक्सेप्ट करो कि तुम भी रिजेक्ट हो सकते हो। याद रखना, क्या हो सकते हो, तुम भी रिजेक्ट हो सकते हो। आप मान लीजिए किसी लड़की से मोहब्बत कर रहे हैं, आपने किया ना, लेकिन गट्स रखो कि ना तुम भी रिजेक्ट हो सकते हो। ठीक है यार, बीच में मत बोलो, अभी मैं अपने पुराने फॉर्म में आ जाऊंगा, ठीक है, समझा रहा हूं, समझो, ये लाइफ का सिद्धांत है ये, ठीक है ना, लाइफ का इग्नोर, जिसने इग्नोर मारना सीख लिया, ठीक है। तुम रास्ते पे जा रहे हो, कोई कुछ बोला, इग्नोर मारो ना, मारो इग्नोर। क्या कहते हैं आपका, पटना में पहली बार जब मैं आया था, सुनो, पटना में जब पहली बार मैं आया था, रास्ते पे गया, क्या कहते हैं, मैंने एक आदमी से बोला कि तुम क्या करो, आपका जूस बनाओ, बोला कि ठीक है सर। 500 रुपए के क्या कहते हैं छुट्टा उसके पास नहीं था, मैंने कहा मैं लेकर के आ रहा हूं, ठीक है, मैं गया शॉप पे लेकर के आया, हमने कहा लाओ जूस दो, बोला कि अरे ऐसे कैसे जूस आपको देते हैं, अब भाग गए होते तो। जूस नहीं बनाया उसने, बोला कि आप मान लीजिए हम जूस बना दिए होते, आप वापस ही नहीं आते तो, अब भाग गए होते तो। एक जूस वाला ऐसे बोल रहा है, मैं चाहता तो उसे लड़ लेता। मैंने कहा नहीं, इसका लेबल यही है, इसका लेबल क्या है, यही है। मुझे पता चला तुम क्या कहते हैं, आते हो, क्या कहते हैं, दीपक हो गया, ये हो गया, तुमसे क्या कहते हैं, आपको तुमको रोकते, तुम लड़ जाते हो। इग्नोर मारो, जस्ट इग्नोर, क्या करो, जस्ट इग्नोर, हाँ या ना, ठीक है। तुम बताओ ना, तुम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हो ना भाई, क्या बनने जा रहे हो, ब्यूरोक्रेट्स। एसडीएम कौन बनेगा, दीपक बनेगा, तुम बनोगे। और तुम लड़ किससे रहे हो, किससे लड़ रहे हो तुम, लेवल देख रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं जो समझाना चाहता हूं वो समझने का प्रयास करो तुम लोग, ठीक है ना। क्या मारना है, क्या मारना है, इग्नोर, ठीक है। क्या इग्नोर मारते चलो, देखो कितना खुश रहोगे। सुमित, तुमको किसी ने कुछ बोल दिया, इग्नोर मारो ना, कोई बात नहीं। और ऐसा कैसे क्या बोल देगा जी, ये कह रहा सर ऐसा कुछ बोल दिया जो इग्नोर मारने लायक है ही नहीं। ऐसा कौन सा वर्ड जिसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ना, ऐसा कोई शब्द नहीं जिसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। हर शब्द को इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है ना, हर चीज को। पंकज त्रिपाठी कहता है कि मैं जब आया था पहली बार जब आ गया फिल्म इंडस्ट्री में आया था, तो बिहार का था ना, वो बिहार का है, बोला मुझे कोई क्या कहते कुछ नहीं समझता था, मेरे पिताजी ने मुझे एक अच्छी बात समझी थी,
तुम अपमान लोगे तो लोग अपमानित करेंगे। मैं अपमान लेता ही नहीं, नहीं लेता अपमान। ठीक है, तुम मुझे गाली दोगे, मैं लूंगा ही नहीं। समझ रहे हो ना आपका? तो अगर मैं अपमान लूंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा ना। तुमने मुझे गाली देना शुरू किया, मैं मुस्कुराता चला गया, मैंने अपमान लिया ही नहीं। भगवान कृष्ण को किसी ने 99 बार गाली दिया था, नहीं लिया। ठीक है, नहीं लिया ना आपका, वो अलग था, उसको तो मरना ही था आपका, लेकिन 99 बार इग्नोर किया कि नहीं किया? हाँ या ना? तो सुमित जी इग्नोर करना सीखो। ऐसा कोई शब्द नहीं जिसको इग्नोर ना किया जा सके। आप लोग थोड़ा सा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम आपका बिल्कुल क्या आ गया है, पास आ गया है। तो थोड़ा सा क्लास को अगर आप अपनी हरकतें थोड़ा सुधार लेंगे तो शायद एक क्लास में आप आधा घंटा क्या कर लेंगे, ज्यादा सिलेबस आपका टाइम से खत्म हो जाएगा। बाकी आप बड़े हैं, मर्जी आपकी है, आप बड़े हो चुके हैं, आप अपने अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। ठीक है ना? कल सोचो, कल हम कोशिश करेंगे पूरा माउंटेन खत्म कर दिया जाए, और माउंटेन खत्म करने के बाद कल एंट्री कर लेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे। तो कल हम वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट को खत्म करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, और उसके बाद फिर एंट्री मारेंगे हम लोग कहां पे, आइलैंड पे। और आइलैंड के बाद कहां जाएंगे, नहीं कोस्टल तो हो जाएगा, आइलैंड। देखो पहले तुम्हारा प्लेटू खत्म हुआ, फिर कोस्टल, फिर आइलैंड, फिर तुम्हारा प्लेन, और लास्ट में कहां शिफ्ट करेंगे, माउंटेन की तरफ। ठीक है।